नमस्कार। सबसे पहले तो गांधी जयंती पर आप सब लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। राजकमल प्रकाशन समूह और उससे जुड़े मित्रों को शुभकामनाएं। हमारे पाठकों को और इस देश की जनता को शुभकामनाएं। गांधी यानी जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूं, एक एम्बॉडीमेंट आइडिया ऑफ इंडिया का। आजादी की लंबी लड़ाई में जो एक आइडिया ऑफ इंडिया उभरा था, भारत एक विचार या विचार के रूप में भारत की जो संकल्पना उभरी थी, गांधी उसके एक सशरीर रूप के रूप में नजर आते हैं। आप चाहे विविधता से भरे इस देश में धर्म, जाति, भाषा, इनकी जो विविधताएं हैं, उनको एकता में बदलने की कोशिशों के रूप में देख लीजिए, या कहें कि उनको ऐसे समायोजित करने के, उनको ऐसे समूहन उनका करने के कि वो हमारी एकता को बल दें, वो एक राष्ट्र के रूप में, एक देश के रूप में भारत की जो एंटाइटी है उसका प्रतीक बनकर आए। और या फिर आप कह लीजिए कि मानस का जो निर्माण है, भारतीय मानस का, आधुनिक भारतीय मानस का जो निर्माण है, उसकी पूर्व पीठिका के रूप में गांधी का महत्व कहीं से कम करके नहीं देखा जा सकता। गांधी मूल रूप से राजनीतिक व्यक्ति थे, यह कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप उन्हें महात्मा कहें, आप उन्हें साधु कहें, आप उन्हें अत्यंत धार्मिक व्यक्ति कहें, जो कुछ भी आप कहना चाहें, लेकिन अंततः वह राजनैतिक थे। और राजनीति की इस परिभाषा को समझना पड़ेगा जिस परिभाषा के तहत गांधी राजनैतिक थे। राजनीति यानी सिर्फ सत्ता किसी तरह से हासिल करने का खेल नहीं। मैकियावेली वाली परिभाषा से अगर राजनीति को हम देखेंगे तो गांधी उसमें कहीं फिट नहीं बैठते। अव्वल तो उन्होंने कभी कोई पद नहीं लिया, कांग्रेस में भी एक टर्म प्रेसिडेंट रहने के अलावा उन्होंने कभी कोई पद नहीं लिया। आजादी के बाद या आजादी के पहले न कभी चुनाव में हिस्सा लिया, न कभी उन मंत्रालयों में, उन जगहों पर शामिल हुए जहां मंत्री और संतरी बैठा करते हैं, न कभी सत्ता में किसी तरह की कोई रुचि ली। लेकिन उस लाठी वाले ने जब तक वो जिंदा रहे, साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान लौटने के बाद से ही भारतीय राजनीति को लगभग नियंत्रित किया। और इस नियंत्रण में कई बार कूटनीतियां भी शामिल थी, कई बार जिद भी शामिल थी, कई बार थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की सीमाओं से आगे बढ़ के अपनी बात लागू करवाने की जिद भी शामिल थी। लेकिन इन सब के पीछे जो था वो ये कि अपने सिद्धांतों के प्रति गजब की निष्ठा। बहुत सारे लोग होते हैं जो आइडियोलॉजी की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, लेकिन जब पार उनके पास आता है, सत्ता उनके पास आती है, और मैंने कहा कि गांधी के पास परोक्ष सत्ता हमेशा रही, कांग्रेस को वो नियंत्रित करते रहे। कांग्रेस में वो एक लंबे समय तक अंतिम शब्द रहे, यानी बिना उनकी सहमति के कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता था, ये कहा जा सकता है। तो इस पोजीशन पे रहते हुए भी उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। आप सहमत असहमत हो सकते हैं कि यहां पर सैद्धांतिक रूप से बहुत जोर सही था या नहीं था, जैसे असहयोग आंदोलन को वापस लेने की बात को लेकर, या सुभाष बाबू जब अध्यक्ष बने और दूसरी बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे उस समय समर्थन और विरोध को लेकर। लेकिन गांधी की जो अपनी आइडियोलॉजिकल पोजीशन थी, और शायद गांधी की सबसे बड़ी खूबी भी यही है, जो आइडियोलॉजिकल पोजीशन वो लेते थे, जिस चीज को सिद्धांत रूप में वो स्वीकार करते थे, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। चाहे वो आमरण अनशन करना पड़े, असहयोग आंदोलन करना पड़े, सड़क पर आना पड़े, या अपने ही किसी साथी से दुश्मनी जैसा मोल लेना पड़े। हालांकि गांधी ने दुश्मनी शब्द का न कभी उपयोग किया और न कभी किसी को दुश्मन माना। आज जो हमारे सामने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आई है, वो गांधी बनाम सुभाष, गांधी बनाम अंबेडकर, गांधी बनाम पटेल, गांधी बनाम फना कर करके दुश्मनियां खड़ी कर रही है। लेकिन जिन लोगों ने उस समय का इतिहास पढ़ा है, या जो पढ़ना चाहें, सारा कुछ उपलब्ध है, और ज्यादा नहीं, गांधी का अपना लिखा जो है, जो 92 खंडों में अवेलेबल है, उसके आखिरी अगर 7-8 खंड ही आप पढ़ लें, उसमें उनकी चिट्ठियां पढ़ लें सुभाष बाबू के साथ या पटेल साहब के साथ या बाकियों के साथ, उनका पत्राचार पढ़ लें, तो आपको समझ में आएगा कि वो वैचारिक असहमतियां थी, उसमें व्यक्तिगत शत्रुता जैसी कोई बात शामिल नहीं थी। आज जब हम विश्व राजनीति की बात करते हैं तो सबसे बड़ा संकट क्या हमारे सामने दिखता है?
मैं विश्व राजनीति का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं बिल्कुल इसको साफ साफ मान लेने में कोई समस्या मेरे लिए नहीं है कि विश्व राजनीति की कोई ऐसी मेरे पास समझ नहीं है कि मैं कोई तजवीज कर सकूं। लेकिन एक सामान्य पाठक, एक सामान्य दर्शक और इससे भी बढ़कर एक सामान्य नागरिक के रूप में अगर मैं देखूं तो विश्व राजनीति की सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक लाइन में मुझे कहना हो तो मैं कहूंगा सिद्धांतहीनता। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अफगानिस्तान का। अमेरिका वहां पर आता है, लंबे समय तक रहता है, तालिबान को खत्म करने का दावा करता है और फिर जब उसे लगता है कि उसका काम पूरा हो गया, जितना मार्केट वहां से चाहिए थी, जितना लेवरेज वहां से चाहिए थी, वो सारा कुछ मिल गया, तो बिना इस बात की चिंता किए कि अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं, अफगानिस्तान के जो नागरिक अधिकार हैं, अफगानिस्तान में जैसा तैसा जो लोकतंत्र बना है उसका भविष्य क्या होगा, वो चुपचाप अपनी सेना लेता है और वापस चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं अफगानिस्तान में जिस तरह की तबाही मची हुई है तालिबान के आने के बाद। हम चीन का उदाहरण लें। चीन अपने आप को एक वामपंथी देश कहता है जहां धर्म के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन जब उसको पॉलिटिकल इक्वेशन देखने होते हैं तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। यहां तक कि हम देख रहे हैं कि तालिबान को लेकर भी कोई बड़ा स्टैंड नहीं लेता है। भारत से भी जो उसकी दिक्कतें हैं, उस दिक्कत में भारत में जो कट्टरपंथ है, दक्षिणपंथी कट्टरपंथ है, जिसको हम भगवा कट्टरपंथ के रूप में यहां पे कहा करते हैं, उसको लेकर चीन का कोई स्टैंड हम कभी नहीं देखते। उसकी दिक्कतें दूसरी चीज से हैं, जिसके जड़ में बाजार है, जिसके जड़ में सत्ता का संघर्ष है। विचारधारा जैसी कोई चीज वहां दिखाई नहीं देती। और अगर अपने हिंदुस्तान की बात कर लें तो जो पूरा आइडिया ऑफ इंडिया डेवलप हुआ था, जिस लोकतंत्र, सहिष्णुता, सर्वधर्म संभाव, और मैं समाजवाद तो नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम ऐसी एक नीति जिसको स्टेट वेलफेयर हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में, जिसमें गरीबों, वंचितों के बारे में भी थोड़ा सोचने की बात, उनके लिए भी कुछ योजनाओं की बात थी। इन सब को बुलडोजर की तरह से नष्ट करते हुए हमारी व्यवस्था सीधे आगे बढ़ रही है एक ऐसा देश बनाने की तरफ जो धार्मिक आधार पर एक तरफ से कट्टरपंथ का शिकार है, बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को प्रश्रय देने वाला है, और आर्थिक अगर प्रश्न देखें तो पूरी तरह से दक्षिणपंथी है, जिसमें कुछ एक कैपिटलिस्ट, कुछ एक पूंजीपतियों के पास सारा का सारा पैसा जाता जा रहा है। अपनी स्टेट संपत्तियां जो है हम बेचते जा रहे हैं, और नीतियां हम ऐसी बना रहे हैं कि एक तरफ जो गरीब हैं, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, निम्न मध्य वर्ग के लोग हैं, उनसे हम सब्सिडीज को, सहायताओं को छीनते जा रहे हैं, और निजीकरण के नाम पर, निजीकरण को बढ़ावा देने के नाम पर ऐसे लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं जिनका इकलौता उद्देश्य है लाभ कमाना। तो संविधान के साथ जो एक वैचारिक दृष्टिकोण विकसित हुआ था भारत का, उस वैचारिक दृष्टिकोण को नष्ट करने की बात है। असमानताओं को बढ़ावा देने की कोशिश है, जो समानताएं हैं उन पर पर्दा डालने की कोशिश है। या हम ऐसा कहें, इसको और भी अगर हम शार्ट कर लें तो पूरी दुनिया के पैमाने पर और हिंदुस्तान के पैमाने पर अदरिंग का जो प्रोसेस है, अन्य बनाने का जो प्रोसेस है, जो हमारे धर्म का नहीं है वो अन्य है, जो हमारी जाति का नहीं है वो अन्य है, जो हमारे जैसी भाषा नहीं बोलता वो अन्य है, जो हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनता वो अन्य है। ये जो अदरिंग का प्रोसेस है और जो अन्य है वो हमारा शत्रु है। ये जो अदरिंग का प्रोसेस है, ये जो एक्सक्लूसिव प्रोसेस है कि ऐसा होना चाहिए आपको। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने एक बार कहा था कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है। ये क्या इशारा करता है कि एक खास तरह के कपड़े पहनने वाले लोग, एक खास तरह की धार्मिक विचारधारा को मानने वाले लोग तो आपको स्वीकार्य है, लेकिन जो इसके अदर हैं, जो इससे अलग हैं, उनको आप दुश्मन मानते हैं। हम जब छोटे थे, जब हम छात्र थे, यहां तक कि विश्वविद्यालय के दौर तक भी एक नारा बहुत सुना करते थे, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमें निबंध लिखने को कहा जाता था, और निबंधों में एक ये बड़ा प्रिय विषय था, ये बड़ा मशहूर विषय था कि इस पर निबंध जरूर तैयार कर लो, ये कभी भी पूछा जा सकता है कि विविधता में एकता क्या होती है। आप देखेंगे गांधी इसी विविधता में एकता के लिए आपको लगातार संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। अगर धर्म की बात करें तो धार्मिक होते हुए
हिंदू होते हुए उनको किसी मुसलमान से, किसी ईसाई से, किसी सिख से, किसी पारसी से कोई दिक्कत नहीं थी। उनकी प्रार्थना सभा सभी के लिए खुली हुई थी। उनकी प्रार्थना सभा केवल श्रोता के रूप में सभी के लिए नहीं खुली हुई थी, बल्कि उनके जो प्रार्थना प्रवचन होते थे, जो प्रार्थना भाषण होते थे, उसमें सभी धर्मों से उदाहरण लिए जाते थे। जो भजन होते थे उसमें सभी धर्मों के भजनों को उन्होंने शामिल किया। बौद्ध धर्म के भजन को शामिल किया, क्रिश्चियनिटी से लिया, इस्लाम से लिया, सिखिज्म से लिया। यह धर्म जो था वो सर्वधर्म समभाव की तरफ बढ़ने वाला था। यह सावरकर के उस हिंदुत्व से बिल्कुल अलग था जो ये कहता है कि जिसकी पितृभूमि यह देश नहीं है या जिसकी पुण्य भूमि यह देश नहीं है, वह इस देश का नागरिक नहीं है। वह तो ये कहता था कि इस देश का रहने वाला हर बाशिंदा इस देश का नागरिक है, उसे अपने धार्मिक विचारों के पालन करने की पूरी छूट है। 2 उदाहरणों के साथ ये बात, मैं गांधी की धर्म वाली जो बात है इसको मैं जोड़ूंगा। पहला उदाहरण तो जो मैं देना चाहूंगा वो गांधी के नोआखली से आप जोड़ सकते हैं। गांधी ने धर्मों के सह अस्तित्व के लिए एक फॉर्मूला दिया था, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की रक्षा करें। और याद रखिए, गांधी का समय वो था जब हिंदुस्तान में ऐसे इलाके भी थे जहां हिंदू बहुसंख्यक थे और ऐसे इलाके भी थे जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे। जैसे कि उत्तर पश्चिम का सीमांत प्रांत जो था, पंजाब का एक हिस्सा था, या फिर जिसको बाद में जो बांग्लादेश बन गया उस समय ईस्ट बंगाल जो कहा जाता था वो था। इन सब जगहों पे मुस्लिम जो थे वो बहुसंख्यक थे, बाकी हिंदुस्तान के बहुत सारी जगहों पर हिंदू बहुसंख्यक थे। इन सारी जगहों के लिए गांधी का फॉर्मूला था कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की रक्षा करें। इसीलिए आप देखते हैं कि नोआखली जाते हैं वो, क्योंकि वहां बहुसंख्यक यानी कि मुसलमानों ने अल्पसंख्यक यानी कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया था, और वहां से लौट के दिल्ली में वो खड़े होते हैं, दिल्ली में भूख हड़ताल तक जाते हैं, जिसके बाद उनकी हत्या होती है, क्योंकि यहां पर जो बहुसंख्यक हिंदू थे उन्होंने अल्पसंख्यक मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया था। और उनके आखिरी दौर के अगर प्रार्थना प्रवचन आप सुनेंगे तो वो सीधे पाकिस्तान से भी सवाल करते नजर आते हैं कि आपके यहां जो अल्पसंख्यक हैं आप उनकी रक्षा क्यों नहीं करते। वो ये कहते नजर आते हैं कि पाकिस्तान के हिस्से में जो पंजाब गया है मैं वहां जाऊंगा और वहां अल्पसंख्यकों के पक्ष में आवाज उठाऊंगा। दूसरा थोड़ा और मजेदार उदाहरण उनके साथ निर्मल कुमार बोस थे, जो नोआखली में उनके साथ गए थे। निर्मल कुमार बोस कोई गांधीवादी नहीं थे, लेकिन गांधीवादी जो संघर्ष है उसका अध्ययन कर रहे थे, तो उसका एक जीवंत अनुभव लेने के लिए गांधी के साथ गए। और उस समय उन्होंने एक किताब लिखी, जिस किताब का मैंने उसने गांधी को क्यों मारा में रेफरेंस वगैरह काफी दिया है, माई डेज विद गांधी। उसमें वो लिखते हैं कि गांधी वहां भीड़ लेके तो नहीं गए थे, अकेले गए थे। एक रसोइया था, एक स्टेनो था और दुभाषिए के रूप में निर्मल कुमार बोस थे। निर्मल कुमार बोस नास्तिक थे, पूजा पाठ करते नहीं थे। तो निर्मल लिखते हैं कि वो गांधी के पास गए और उन्होंने कहा कि गांधी जी, आपके प्रार्थना प्रवचन में मैं कैसे शामिल होऊंगा, मैं तो किसी धर्म को मानता नहीं, मैं कोई पूजा करता नहीं। वो कहते हैं गांधी ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराया, बोले तुम्हारा किसी चीज में कोई भरोसा नहीं है। तो निर्मल कुमार बोस ने कहा कि नहीं, मनुष्यत्व में, मनुष्यता में मेरा पूरा भरोसा है। बोले बस इतना काफी है। और निर्मल बताते हैं कि उसके बाद वो 3 महीने गांधी के साथ रहे, लेकिन धर्म जैसी कोई चीज उनके बीच में नहीं आई। गांधी ने किसी तरह का कोई टांट नहीं किया और पूरे सम्मान के साथ निर्मल कुमार बोस उनकी प्रार्थना प्रवचनों में शामिल होते रहे। यानी एक जो सबसे बड़ी अदरिंग होती है आस्तिक और नास्तिक की, गांधी उससे भी बहुत दूर थे। अगर मनुष्यता पे आपका भरोसा है तो मैं आपके साथ हूं या आप हमारे साथ हैं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिस सिद्धांत के तहत सारी मानवता को जोड़ा जा सकता है। जाति की अदरिंग आप जानते हैं। जाहिर तौर पर हम सब जानते हैं कि गांधी ने शुरू में वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था और इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। सीएफ एंड्रूज को अगर आप पढ़िए तो उन्होंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया है कि गांधी का पूरा दर्शन इस बारे में शुरू में भी क्या था। गांधी ये जो वर्चस्ववाद था कि एक काम को बड़ा माना जाए, एक काम को छोटा माना जाए, इसका विरोध कर रहे थे। इसीलिए आप जानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले जिस समस्या पर सवाल उठाया वो था अस्पृश्यता की समस्या, छुआछूत मिटाने की समस्या। और इस बात से तो कोई इंकार नहीं कर सकता है कि न केवल उन्होंने लंबा संघर्ष किया बल्कि छुआछूत विरोध को
एक मूल्य के रूप में स्थापित किया। मैं पलट के कहना चाहूंगा कि छुआछूत का जो एक मूल्य हमारे यहां स्थापित था, लोग ये कहने में गौरवान्वित होते थे कि हम छुआछूत को मानते हैं, इसको पलट के रख दिया और लोग ये कहने में गौरवान्वित होने लगे कि हम किसी छुआछूत को नहीं मानते। एक प्रोसेस के तहत गांधी धीरे धीरे बढ़े और 1940s आते आते उन्होंने ये कहना शुरू किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं शादियों में जाऊंगा जो इंटरकास्ट होंगी। और 1946-47 आते आते उन्होंने स्पष्ट कहना शुरू किया कि जातियों को नष्ट होना। तो गांधी उस तरह से रिवोल्यूशनरी नहीं थे जाति के मामले में जैसे कि अंबेडकर या बाकी लोग हो सकते थे या थे। लेकिन यहां पर हमें यह भी कहना पड़ेगा कि गांधी के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में सबको साथ लेकर चलने की। इसीलिए जो धर्म के अंदर अंतर्धार्मिक जो भेदभाव था, उसका जो सबसे कमजोर पक्ष था लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था छुआछूत, उस पर वो सीधा हमला करते हुए नजर आते हैं। और हम देखते हैं कि उस समय जो कट्टरपंथी सनातनी ब्राह्मण और हिंदू धर्म के लोग थे, उनका निशाना भी बनते हैं। कई बार गांधी पर हमला होता है, गांधी के लोगों पर हमला होता है। यानी इतना तो तय है कि हिंदू धर्म के भीतर जो कट्टरपंथी खेमा था, उसमें गांधी ने खलबली मचा दी थी। और तीसरी और मजेदार चीज जिस पर हम बात नहीं करते हैं, भाषा। आप जानते हैं गांधी गुजराती थे, इंग्लैंड पढ़ने गए थे तो अंग्रेजी उनको आती थी। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी अन्य भाषाएं सीखी। तमिल सीखा, साउथ गए तो उन्होंने कहा कि एक साउथ इंडियन लैंग्वेज आनी चाहिए। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी दूसरी भाषाएं सीखने की कोशिश की। नोआखली गए तो वहां बांग्ला सीखना शुरू किया और आप जानते हैं कि जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन भी वो बांग्ला की प्रैक्टिस कर रहे थे। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिए कि जिन विविधताओं के चलते आज वैश्विक राजनीति एक संकट में पड़ी हुई है, जिस अदरिंग के प्रोसेस के चलते पूरी विश्व राजनीति हिंसा से बजबजा रही है, वहां गांधी इस अदरिंग की जगह, इस एक्सक्लूजन की जगह इंक्लूजन की प्रस्तावना करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मुझे याद आता है हिटलर को लिखा हुआ उनका पत्र, जिसमें वो हिटलर से अपील करते हैं युद्ध खत्म करने की, अहिंसा के रास्ते पर चलने की। हिटलर तो क्या ही सुनता। सच्चाई यह है कि वो पत्र हिटलर तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। लेकिन उस पत्र में जो व्यग्रता गांधी की दिखाई देती है, वो व्यग्रता साफ बताती है कि गांधी इस बात को समझ रहे थे कि सेनाएं, युद्ध, अदरिंग का ये प्रोसेस, ये सारा कुछ विश्व को संकट में डालने वाला है। द्वितीय विश्व युद्ध को ही हम देखें, हम कहते हैं जर्मनी फांसीवादी था, उस पर मित्र सेनाओं ने विजय प्राप्त की, लेकिन अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो ये पूरी की पूरी थ्योरी भरभरा कर गिर पड़ती है। रशिया, सोवियत रूस वामपंथी था, लेकिन उसको हिटलर द्वारा यहूदियों के दमन से कोई असर नहीं पड़ा। हम सब जानते हैं कि स्टालिन और हिटलर ने आपस में समझौता किया था। ठीक है, यह तर्क दिया जा सकता है कि उस समय स्टालिन के लिए अपना देश बचाना अधिक महत्वपूर्ण था, लेकिन फिर यह सवाल भी पूछा जाता है कि मार्क्सवाद के अंदर जो इंटरनेशनल की, अंतरराष्ट्रीयतावाद की संकल्पना है, वो कहां चली गई? वो कहां चली गई थी जब आधे यूरोप को जर्मनी ने तबाह कर दिया था? न इंग्लैंड ने मुंह खोला, न फ्रांस ने मुंह खोला और ना स्टालिन ने मुंह खोला। यहां तक कि अमेरिका ने भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, क्योंकि उनके अपने हित संलग्न थे। याद कीजिए, मैंने विचारधारा की बात से शुरू की थी। सारा विचारधारा का मामला द्वितीय विश्व युद्ध में हवा हो गया था, जब तक हिटलर ने रशिया के ऊपर हमला नहीं कर दिया। जब हिटलर ने फ्रांस के एक हिस्से पे कब्जा कर लिया, तब फ्रांस और इंग्लैंड को यह याद आया कि हिटलर तो फासिस्ट है। तब नहीं याद आया जब वो छोटे छोटे देशों को तबाह कर रहा था और अपने ही देश के अंदर यहूदियों के साथ अत्याचार कर रहा था, समाजवादियों के साथ अत्याचार कर रहा था, कम्युनिस्टों के साथ अत्याचार कर रहा था। तब किसी को फासिज्म की बात याद नहीं आई। तब किसी ने नहीं कहा म्यूनिख में जाके समझौता कर लाए चैम्बरलिन। स्टालिन समझौता करके बैठे थे हिटलर के साथ। जब रशिया में घुसा तो स्टालिन उनसे लड़ने के लिए आ गया है। जब इधर घुसा, जब फ्रांस पे कब्जा किया, तो फ्रांस और इंग्लैंड को लगा कि अब तो हमारा ही खतरे में पड़ गया। और यहां पर भी आप देखिए, एक तरफ
विस्तारवाद जो जर्मनी का था उसकी तो मुखालिफत कर रहा था ब्रिटेन, लेकिन जब हिंदुस्तान में नेहरू और गांधी ने यह सवाल उठाया कि भाई अगर साम्राज्यवाद हिटलर के लिए गलत है तो हिंदुस्तान में जो आपका फासीवाद है, आपका साम्राज्यवाद है, जो हमारा देश आप कब्जा करके बैठे हुए हो, ये क्यों कैसे सही हो सकता है? आप वादा करिए इस बात के लिए कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारा देश छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आप जानते हैं ना तो क्रिप्स मिशन ना उसके बाद इस तरह का कोई वादा इंग्लैंड ने किया। यानी विचारधारा का कोई मामला नहीं था। जब अपनी जो आइडेंटिटी है, जब अपना साम्राज्य जो है वो खतरे में आया तो फांसीवाद, साम्राज्यवाद वगैरह का नाम लिया गया। और उस दिन से आज तक सच कहें तो एक विचारधाराहीन विश्व ही बना हुआ है। विचारधाराओं का प्रयोग अक्सर अपने साम्राज्यों को बढ़ाने के लिए किया है और उसका सबसे बड़ा ताकत बनी हिंसा। जिसके पास जितना बम, जिसके पास जितने सैनिक, जिसके पास जितनी ताकत, उसकी बात उतनी सही। गांधी इसी हिंसा, इसी विस्तारवाद, इसी एक्सक्लूजन के विरोध में तो ताउम्र खड़े रहे। हिंदुस्तान हो या अमेरिका, गांधी की मूर्तियां बहुत लगाई जाती हैं। जो बिडेन साहब ने हमारे मोदी जी को कहा कि गांधी की विचारधारा पर अमेरिका चलेगा, लेकिन क्या वाकई गांधी चुप होते अफगानिस्तान में ये सारा कुछ होता देखकर? क्या वाकई गांधी चुप रहते कैपिटलिज्म का ऐसा अंधा विस्तार देखकर? क्या वाकई गांधी चुप रहते हिंसा का ऐसा तांडव देखकर? कम से कम एक गांधी, मैं खुद को क्या कहूं, मैं गांधी के पाठक के रूप में मैं खुद को पेश कर सकता हूं, गांधी के अध्येता के रूप में मैं खुद को पेश कर सकता हूं, और उस रूप में कम से कम मुझे तो नहीं लगता कि चाहे बिडेन कहें चाहे मोदी कहें, ये जबानी जमा खर्च से आगे कोई चीज है। गांधी प्रतीकों में नहीं अपनाए जा सकते। गांधी स्टाइल का चश्मा पहनकर, गांधी स्टाइल का धोती कुर्ता पहनकर या कुर्ता पहनकर या कुछ भी आप टोपी पहनकर, या गांधी की बातों को लगातार कोट करके गांधी नहीं अपनाए जा सकते। गांधी को अपनाने के लिए सबसे प्रमुख जरूरत है मनुष्यता की सेवा की संकल्पना, मानवता की मुक्ति की संकल्पना, और उस संकल्पना की राह में अहिंसा का और नॉन एक्सक्लूजन या हम कहें इंक्लूजन, सबको शामिल करने का, सबको साथ लेकर चलने का व्रत। और मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी देश, कोई भी सत्ता इतना सोच पाने का भी नैतिक साहस रखती है। दरअसल यह नैतिक साहस सत्ताओं से अधिक जनता को अपने भीतर जगाने का, हमारे आप जैसे लोगों को, नागरिकों को, लेखकों को, कार्यकर्ताओं को अपने भीतर जगाने का संकल्प लेना होगा। और तभी गांधी की जो थियरी है वो टैक्टिस और प्रैक्टिस की चीज नहीं रह जाएगी, वो आत्मा में ग्रहण करने की, अपने भीतर ग्रहण करने की चीज बन पाएगी। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।